नमस्कार दोस्तों, आई एम मयंक जैन और हम शुरू करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का आप सबको नीट में वेटेज तो पता ही होगा, 45 क्वेश्चंस एंड 180 मार्क्स। तो चलो शुरू करते हैं। 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत लाइक जनरल इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। विज्ञान साइंस। वर्ड साइंस लैटिन भाषा के वर्ड सिंटिया से बना है, जिसका तात्पर्य है टू नो यानी जानना। अपने आसपास में, संसार में, जगत में जो भी घटित होता है उसका एक सीक्वेंस वाइज स्टडी, क्रमबद्ध अध्ययन साइंस कहलाता है। व्हाट इज फिजिक्स? भौतिक विज्ञान क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? ये एक साइंस की एक ब्रांच है। शब्द फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है, जिसका अभिप्राय है नेचर यानी प्रकृति। तो भौतिक विज्ञान क्या हुआ? विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है, यानी कि फिजिक्स एज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो नेचर एंड नेचुरल इवेंट्स की व्याख्या करती है। मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम दैट हैज स्पेस। एग्जाम्पल्स: लोहा, वायु, पानी, एटसेट्रा। एनर्जी यानी ऊर्जा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, यानी कोई भी, हम किसी भी वस्तु की बात करें, उसकी जो कार्य करने की जो उसकी पोटेंशियलिटी है उसको एनर्जी कहते हैं। आइंस्टाइन। आइंस्टाइन आप सब जानते हैं, सुना होगा नाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो सर्वकालिक महान वैज्ञानिक की जो लिस्ट है उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग मैटर तथा एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल, इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी जो अपने जो द्रव्य है, जो पदार्थ है और ऊर्जा, ये परस्पर रूपांतरित किए जा सकते हैं एक दूसरे में। जो इसके लिए जो उनके बीच में जो रिलेशन होता है, वो उसके लिए फॉर्मूला दिया था E = mc², वेयर E = एनर्जी, m = मास एंड c = वैक्यूम में प्रकाश की चाल, जिसका जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की आधुनिक परिभाषा। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। यानी अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें एनर्जी और द्रव्यमान और इनके बीच की जो क्रियाएं हैं और इनके आपस में रूपांतरण, एक दूसरे में जो चेंज होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, उसकी उसकी जो स्टडी की जाती है, वह शाखा है जो विज्ञान की, वह फिजिक्स है। अब अपन बात करते हैं भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र। तो भौतिकी की विभिन्न शाखाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है: क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स, इसमें निम्न पार्ट्स आते हैं: मैकेनिक्स, इसमें एग्जाम्पल लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड। और जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, यानी आधुनिक भौतिकी। इसमें जो आते हैं वो रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये जो पार्ट हैं, इन पार्ट्स में से जो जो हमारे सिलेबस में, उन सबको हम आगे पढ़ेंगे। देन फिर फोर्स यानी बल। हम अपने आसपास देखते हैं कि चीज़ें एक दूसरे में रूपांतरित होती हैं।
तो वो रूपांतरित होती किस कारण से हैं? उन पर कोई ना कोई फोर्स कार्य करता है। तो फोर्स की जो जनरल डेफिनेशन अपन देखेंगे वो क्या है? जनरली इंटरएक्शन दैट कैन चेंज द मोशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा इंटरएक्शन जो किसी भी वस्तु की गति को या स्थिति को चेंज कर दे, यानी पहले वो जिस स्थिति में थी वो गतिमान थी या फिर स्थिर थी, वो स्टेबल थी या फिर मोशन में थी, तो उस पोजीशन से चेंज कर दिया, तो यानी उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर गया। अब यूं तो बहुत सारे फोर्सेज हैं नेचर में, लेकिन जो फोर फंडामेंटल फोर्सेज इन इन नेचर, नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस पाए जाते हैं, जो मतलब बाकी के सारे बल इन्हीं में, बाकी के सारे जो बल हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं यही बल कार्य करते हैं। ये चार बल हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल एंड प्रबल नाभिकीय बल। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। जो चारों फंडामेंटल फोर्सेज हैं उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे दुर्बल बल है इन फोर फंडामेंटल फोर्सेज में। किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है, यानी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट्स के जो मास हैं उनके कारण लगता है उनके बीच में। इसकी थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है, यानी हर जगह पाया जाता है। और आकर्षण प्रकृति का बल है, यानी इसकी जो नेचर है सदैव अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कभी भी रिपल्स नहीं करता, रिपल्सिव नेचर नहीं है इसकी। जैसे हम देख सकते हैं इसको, m1 वन ऑब्जेक्ट का मास, m2 सेकंड ऑब्जेक्ट का मास। तो दो ऑब्जेक्ट हैं m1 एंड m2, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है r। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन m1 एंड m2 के बीच में लगेगा उनके मास के कारण, उसका जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी g m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर इज g इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब सेकंड फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। इसकी जो नेचर होती है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, बोथ होती हैं। अब हम इसकी निर्वात में वैल्यू का पता करेंगे कि निर्वात में कितना लगता है, वैक्यूम में कितना होता है इसका वैल्यू, मतलब किस फॉर्मूले से निकल सकता है। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 a charge particle, Q2 second charge particle and R distance between Q1 and Q2। 1/4πε0, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, और उसका मान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और अपन 1/4πε0 को एक नया नियतांक दे दें k, जिसका मान क्या होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। अब हम थर्ड फोर्स की बात करते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित अभिक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रकट होते हैं। जब हम आगे एटॉमिक चैप्टर्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो
न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, उसके 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 अंदर अल्फा बीटा इस तरीके के डिके भी चलते रहते हैं। तो अब जो बीटा बीटा डिके होता है, बीटा 6, उसमें नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं उसको उत्सर्जित करता है। फोर्थ फंडामेंटल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। यानी जो हम बात करते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है ना, वो इसी फोर्स के कारण होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। ये इसी इसी फोर्स के कारण प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं आपस में बंधे हुए रहते हैं। इस बल की जो नेचर है ना, वो किसी भी चार्ज के टाइप पर डिपेंड नहीं करती, यानी किसी भी प्रकार के आवेश पर निर्भर नहीं करती। ये सेम सेम चार्ज पार्टिकल के बीच में लग सकता है और डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के बीच में भी लग सकता है, और एक चार्ज एंड एक न्यूट्रल पार्टिकल के बीच भी लग सकता है। जैसे कि एक एक प्रोटॉन और सेकंड प्रोटॉन, इन दोनों के बीच भी ये लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा, एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी समान रूप से कार्य करेगा। यह नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। मैंने बताया था कि कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्टेबिलिटी के पीछे यही फोर्स कार्य करता है। अब एक नोट है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम मूल अवयव पढ़ते आए हैं अब तक, लेकिन उनकी वो भी आगे की स्टडी से पता चला कि अब हम उच्च शिक्षा में पढ़ेंगे कि हमें कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन भी क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें प्रोटॉन जो होता है वो यूयूडी यानी अपर अपर डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन यूडीडी यानी अपर डाउन डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। अब ये एक टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें समरी है एक तरीके से। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ। जैसे कि अपन ने जैसे सबसे पहले नीचे से देखते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है 4 फंडामेंटल फोर्सेस में। तो हमने इसकी स्ट्रेंथ को मान लिया 1। तो इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया 10⁻⁻² गुना, एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻13 गुना, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻⁻39 गुना। रेंज की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, यानी जो हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये इनफाइनाइट रेंज तक लग रहा है। फिर हम बात करते हैं कि लेकिन सर फिर सभी पार्टिकल पे लग रहा है, सभी पार्टिकल अर्थ की तरफ खींचे चले आने चाहिए फिर तो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अर्थ भी लगाएगी तो सन भी तो लगाएगा, जुपिटर भी लगाएगा, मार्स भी लगाएगा। तो इस प्रकार से सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती हैं एक दूसरे पर, लेकिन सभी के फोर्स इस तरीके से बैलेंस हो जाते हैं कि सब इक्विलिब्रियम में रहते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत कम है, वेरी शॉर्ट है, सब न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻16 मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी भी इनफाइनाइट रेंज होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसकी भी शॉर्ट है न्यूक्लियर साइज में, 10⁻⁻15 मीटर अप्रॉक्सीमेट। ऑपरेट्स एमंग, यानी किन किन के बीच लगते हैं ये फोर्सेस? ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ जहाँ पर मास रहेगा ऑब्जेक्ट्स में, उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेगा यूनिवर्स में। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पार्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो के बीच में लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स में आते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इनके बीच में लगता है।
मीडिएटिंग पार्टिकल, इनके इन फोर फंडामेंटल फोर्सेस के मीडिएटिंग पार्टिकल कौन कौन से हैं? यानी कि मीडिएटिंग पार्टिकल वो माना जाता है जो फोर्स के पीछे का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मीडिएटिंग पार्टिकल है ग्रेविटॉन, वीक न्यूक्लियर फोर्स का है बोसॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोटॉन एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ग्लूऑन। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ मैंने बता ही दिया, लेकिन अब इसमें और देख लेते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। एकीकरण, जब बहुत सारे विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों तथा परिस्थितियों में भौतिक जगत को कुछ सार्वत्रिक नियमों की अभिव्यक्ति के रूप में देखने का प्रयास एकीकरण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे प्रकृति के जो विभिन्न बल हैं उनको एकीकृत करने का प्रयास किया गया बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा। जैसे कि अपन देखेंगे प्रकृति के विभिन्न बलों या प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण में प्रगति। भौतिकविद, वर्ष, एकीकरण संबंधी उपलब्धियां। तो भौतिकविद है आइजैक न्यूटन, वर्ष 1687, खगोलीय तथा पार्थिव यांत्रिकी को एकीकृत किया। यह दर्शाया कि दोनों प्रभाव क्षेत्रों पर समान गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होते हैं। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड 1820 एंड माइकल फेराडे 1830। यह दर्शाया कि वैद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाएं एक एकीकृत प्रभाव क्षेत्र विद्युत चुंबकत्व के अविभाज्य रूप हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1873 विद्युत चुंबकत्व तथा प्रकाशिकी को एकीकृत किया। यह दर्शाया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। शेल्डन ग्लाशेव, अब्दुस सलाम, स्टीवन वीनबर्ग 1979। यह दर्शाया कि दुर्बल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बल को एकल विद्युत दुर्बल बल की विभिन्न रूपों की भांति देखा जा सकता है। कार्लो रूबिया, साइमन वांडर मियर 1984 विद्युत दुर्बल बल के सिद्धांत के पूर्वानुमानों का प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया। तो इस टेबल को आप एक तरीके से देख सकते हो, जनरल जानकारी के लिए देख सकते हो, एकीकरण संबंधी उपलब्धियां और भौतिकविद। देन फिर कंजर्वेशन लॉज। हम देखते हैं कि फिजिक्स में जब भी हम कोई भी कई सारी राशियां ऐसी होती हैं जो संरक्षित रहती हैं, कई सारे लॉज लगते हैं इसके पीछे। और ये अब जो हम फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब ये कंजर्वेशन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको अभी तो हम जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इनका। कुछ भौतिक राशियां संरक्षित नियत रहती हैं, संरक्षित राशियां कहलाती हैं। किसी प्रक्रिया में संरक्षित राशि पर लागू होने वाले नियम संरक्षण नियम कहलाते हैं। तो 4 लॉज अपन देखते हैं संरक्षण के यहाँ पर। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस नियम के अनुसार एनर्जी नाइदर प्रोड्यूस्ड एंड नाइदर destroyed, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज की जा सकती है। लेकिन जो एक सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो संरक्षित रहती है, जितनी है उतनी रहेगी। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण का नियम। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, यानी जितना आवेश किसी विलगित निकाय के पास है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के पास है, उतना ही रहेगा, उसमें ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि बाह्य बल अनुपस्थित होना चाहिए, यानी एफ एक्सटर्नल, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो उस स्थिति में किसी भी सिस्टम का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, जितना है उतना ही रहेगा। फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इसके लिए भी कंडीशन क्या है
कि बाह्य बल आघूर्ण की एब्सेंस रहनी चाहिए, अनुपस्थिति। तो उस स्थिति में किसी भी निकाय का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, किसी भी निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो ये चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है, और अगली बार अपन बात करेंगे यूनिट डायमेंशंस की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।